यस स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे धारा जनित्र के बारे में। जो विद्युत धारा हमारा लेसन चल रहा था उसमें हमारा आज का टॉपिक होगा धारा जनित्र, या इसे विद्युत धारा जनित्र भी अपन कह सकते हैं। स्टूडेंट, कई बार धारा जनित्र की परिभाषा पूछ ली जाती है कि विद्युत धारा जनित्र किसे कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि नाम को देखिए, जनित्र यानी पैदा करने वाला। किसको पैदा करने वाला? विद्युत धारा को पैदा करने वाला। तो ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, विद्युत धारा जनित्र कहलाता है। इसको आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए लिख देता हूं, विद्युत धारा जनित्र। ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, विद्युत धारा जनित्र कहलाता है। अब स्टूडेंट, विद्युत धारा जो होती है उसके प्रकारों से आपको पहले रूबरू करवा देते हैं, फिर जनित्र के प्रकार पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। सबसे पहली एसी या प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी डीसी या डिस्ट धारा। अब स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, डिस्ट धारा किसे कहते हैं? तो ऐसी धारा जिसकी दिशा और मान जो है वो समय के साथ बदलते रहते हैं, अल्टरनेट क्रम से। यानी ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलता है, ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा कहलाती है। अब स्टूडेंट, डिस्ट धारा जिसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसकी परिभाषा इसका अपोजिट कर लीजिए। ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ में नहीं बदलती है, डिस्ट धारा कहलाती है। कितना सिंपल सा है। यानी समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलते हैं, वह डिस्ट धारा कहलाती है। अब हम आते हैं जनित्र के टाइप के ऊपर। पूछा जाता है स्टूडेंट कि विद्युत धारा जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा जनित्र जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर जो विद्युत जनित्र काम करता है वह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है, और जो डिस्ट धारा के ऊपर काम करता है स्टूडेंट, वह डिस्ट धारा जनित्र कहलाता है। अब स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि विद्युत धारा जनित्र जो है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी इसका सिद्धांत पूछा जाता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टूडेंट, आंसर रहेगा विद्युत धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मैंने कल की क्लास में स्टूडेंट बताया था, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आपको दी थी। वापस बता देता हूं कि एक कुंडली और चुंबक के बीच में जब हम सापेक्ष गति करवाते हैं तो जो प्रेरण उत्पन्न होता है और जो धारा बहती है, तो उस प्रेरण को तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। यानी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होने से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसे हम विद्युत प्रेरित धारा कहते हैं और उस प्रेरण को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और उस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर ही ये विद्युत धारा जनित्र जो है वो कार्य करता है। अब स्टूडेंट एक बात और आती है यहाँ कि विद्युत धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसके लिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को जो है वह रोटेट करवाया जाता है। तो ये तो हो गया विद्युत धारा जनित्र किसे कहते हैं, विद्युत धारा के प्रकार क्या है, विद्युत धारा जनित्र के प्रकार क्या है, विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बोर्ड में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है इसके ऊपर कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को समझाइए या दिश धारा जनित्र को समझाइए। उसकी बनावट पूछ सकते हैं, डायग्राम पूछ सकते हैं, मुख्य भागों के नाम पूछ सकते हैं, सिद्धांत पूछ सकते हैं, कार्य प्रणाली पूछ सकते हैं, उपयोग पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट। तो पहला होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिभाषा हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। अब इसकी बनावट को देखते हैं। तो ये तो होगा इसका चित्र, बोर्ड में पूछा जाता है इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट आपको ये सबसे बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या कहेंगे, क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। और आप देख रहे हैं कि ये घोड़े के नाल के आकार के हैं तो इन्हें कहते हैं नाल नुमा चुंबक। तो ये क्षेत्र चुंबक हो गया। स्टूडेंट ये आर्मेचर है, आर्मेचर जिसे आप कुंडली भी कह सकते हैं। और इसका अब आप नामकरण कर दीजिए ए बी सी और डी। तो आर्मेचर को आप कुंडली के नाम से भी जान सकते हैं कि आर्मेचर और कुंडली जो है वह दोनों एक ही हैं, आर्मेचर या कुंडली, और जिसका नाम हो गया ए बी सी। अब स्टूडेंट ये तो कुंडली हो गई, ये क्षेत्र चुंबक हो गया। अब ये क्या है, यह और ये दोनों जो हैं वो सर्पी बल्ले हैं, S1 एंड S2। तो ये हो जाएंगे सर्पी बल्ले, दो सर्पी बल्ले पाए जाते हैं। अब ये क्या है स्टूडेंट, ब्रश है B1 और ये B2। ये क्या है, ये ब्रश है B1 और B2। और यह बाहर में स्रोत है जिसको ये एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तो इसको अपन बाहर की ओर का लो कह सकते हैं। अब वापस देख लीजिएगा इसके बनावट के मुख्य भागों के नाम। क्षेत्र हो गया, ये नामांकित चित्र पूछते हैं तो ये आपका नामांकित चित्र हो गया। अब सबसे पहले पूछेंगे प्रमुख भाग, प्रमुख
भाग। अब प्रमुख भागों में सबसे पहला आर्मेचर या कुंडली, दूसरा क्षेत्र चुंबक, तीसरा सर्पिवल्य, चौथा ब्रश, ये हो गए इसके प्रमुख भागों के नाम। अब स्टूडेंट इन भागों के नाम तो हो गए। अब कभी कभी इनके ऊपर छोटी सी टिप्पणियां पूछ ली जाती है कि आप इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्षेत्र चुंबक की। तो क्षेत्र चुंबक को लेकर के आपको कहना है कि यह नाल के आकार के होते हैं और शक्तिशाली चुंबक के बने होते हैं। तो ये क्षेत्र चुंबक के बारे में आप कहोगे नाल नुमा और शक्तिशाली चुंबक के बने होते हैं। उसके बाद में आप आर्मेचर या कुंडली के ऊपर आएंगे तो आप कहेंगे ये आयताकार होती है, कच्चे लोहे की बनी होती है, विद्युत रोधी होती है और ABCD कहलाती है। तो स्टूडेंट विद्युत रोधी होती है, कच्चे लोहे की बनी होती है और इसका जो नाम है वो ABCD सिरों से बना है। अब इसके सर्पिवल्य स्टूडेंट, इसमें दो सर्पिवल्य होते हैं, S1 एंड S2 होते हैं और दो सिरों से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। दोनों सिरे जो है वो इसके जुड़े रहते हैं। अब ब्रश है वो B1 और B2 होते हैं जिनके दो सिरे हैं। एक सिरा जो है वो इस आर्मेचर से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो बाहरी पथ से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गए इसके प्रमुख भाग और उनकी संरचना। अब स्टूडेंट इसकी क्रियाविधि पूछते हैं। क्रियाविधि कई बार पूछ लिया जाता है, क्रियाविधि समझाइए, क्रियाविधि समझाइए। बहुत सिंपल। सबसे पहले आपको कहना है कि जब इस आर्मेचर या कुंडली को घुमाया जाता है यांत्रिक फोर्स लगा करके, जब हम इस आर्मेचर या कुंडली को घुमाएंगे स्टूडेंट तो ये मूवमेंट करेगी और मूवमेंट करने के कारण इसके अंदर से जो चुंबकीय, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। और अपन ने कल पढ़ा था कि एक इकाई समय में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं एक पृष्ठ से होकर के गुजरती है वह फ्लक्स कहलाती है, कल कहा था हमने। तो यह जब मूवमेंट करेगी तो एक बार तो समानांतर आएगी, एक बार ये लंबवत आएगी। तो दोनों ही केस में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में उतार चढ़ाव होगा और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में उतार चढ़ाव होगा, इसका मतलब फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो आप कहेंगे कि फ्लक्स परिवर्तन होगा। वापस सुन ले स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कार्यविधि में कहना है कि जब इसकी आर्मेचर या कुंडली ABCD, आपकी किताब में PQRS भी लिखा हुआ है, उसको जब घुमाया जाता है तो घुमाने के कारण इसके फ्लक्स में या संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है और संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आप कहेंगे आर्मेचर घुमाने से फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब स्टूडेंट, ये जब कुंडली
रोटेट होगी, घूर्णन करेगी, तो इसका जो आधा चक्र होगा, प्रथम आधा चक्र होगा, प्रथम हाफ साइकिल, प्रथम आधा चक्र में यदि आप इसको दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो जो धारा की दिशा है वह B1 से B2 की तरफ बहेगी प्रथम आधे चक्र में। अब दूसरे आधे चक्र में जब कुंडली अपनी दिशा बदल देगी तो आप कहेंगे दूसरे आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, B2 से B1 हो जाएगी। अब अपन ये भी मानते हैं कि धारा की दिशा भी बदल गई और इसका मान जो है वह भी बदल जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्रथम आधे चक्र में धारा का मान अधिक व दूसरे आधे चक्र में धारा का मान कम होगा। अब कम क्यों होगा ये तो आपको बता दिया कि दिशा चेंज होते ही फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, शुष्क की बल रेखा संख्या में उतार चढ़ाव आ जाएगा। अब देखिए आधे चक्र में धारा की दिशा जो है वो बदल जाएगी और आधे चक्र में धारा की वैल्यू बदल जाएगी। और हमने शुरू में यही पढ़ा था कि ऐसी धारा जिसकी दिशा और वैल्यू दोनों बदल जाए वह अल्टरनेट करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, और उस सिद्धांत के ऊपर जो कार्य करता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। तो ये हो गया इसका सिद्धांत या इसकी कार्यविधि। अब स्टूडेंट एक धारा जनित्र और है जिसे अपन कहते हैं दिष्ट धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती की जगह हो गया दिष्ट धारा जनित्र। कई बार पूछते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है। स्टूडेंट सबसे पहला अंतर तो हो गया कि वो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र था वह जहां एसी पर काम करता है वहीं ये डीसी पर काम करेगा। तो ये हो गया आपका दिष्ट धारा जनित्र। और अब यहां ले लो एसी जनित्र। अब समझ लीजिए बनावट दोनों की एक सी है, थोड़ा सा फर्क है वो आपको बता देते हैं। दिष्ट धारा जनित्र डीसी धारा पर कार्य करता है, एसी जनित्र एसी धारा पर कार्य करता है। दूसरा अंतर, इसमें ब्रश होते हैं B1 और B2। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो अंतर है बनावट का वो देख लें। यहां ब्रश B1 और B2 होते हैं, उसकी जगह इसमें होंगे, इसमें कम्यूटेटर होंगे C1 एंड C2। तो आपको कहना है कम्यूटेटर C1 व C2 पाए जाते हैं इसकी जगह इसमें लिखोगे ब्रश B1 व B2 पाए जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें डीसी जो होगा स्टूडेंट, इसमें धारा का जो मान और दिशा है वो नहीं बदलेगी। धारा की दिशा व मान नहीं बदलता है। इसमें लिखोगे धारा की दिशा व मान बदलता है। स्टूडेंट ये तो हो जाएंगे दोनों के बीच में अंतर। अब कई बार ये भी पूछते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र में धारा की दिशा और जो मान है वो चेंज क्यों नहीं होते। तो इसका रीजन सिर्फ ये है स्टूडेंट कि ये जो कम्यूटेटर पाए जाते हैं इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब आप बताओ भाई कम्यूटेटर का क्या रोल रहता है। स्टूडेंट हाफ साइकिल ज्वाइं कंप्लीट होता है, इसका आधा चक्र ज्वाइं कंप्लीट होगा
जैसे माना ये पहले लंबवत था और आधे चक्र के बाद में जो ये अपनी दिशा चेंज करेगा तो ये जो कम्यूटेटर है ये ब्रश B1 से जुड़ा था वह B2 से जुड़ जाएगा सिरा, और जो B2 से सिरा जुड़ा था वह B1 से जुड़ जाएगा। तो जो काम पहले B1 कर रहा था वह अब B2 करने लग जाएगा, और पहले जो B2 कर रहा था वो अब B1 करने लग जाएगा, और जो धारा का जो मान है वो चेंज नहीं होगा। और जब धारा का मान चेंज नहीं होगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन भी नहीं होगा, और जो धारा है उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा जनित्र में और एसी जनित्र में दोनों के बीच में अंतर क्या है और इस कम्यूटेटर की क्या विशेषता है। अब छोटे छोटे दो क्वेश्चन और पूछते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो किस कैपेसिटी तक बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है 50 हर्ट्ज तक के बने हुए हैं, यानी भारत में जो एसी की रेंज है, भारत में जो एसी जनित्र बने हुए हैं उनकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज तक बने हुए हैं। ये छोटा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और बनता है यहां से कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसमें जो धारा का मान होगा वह किस पर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट, इसमें जो धारा बनेगी वह धारा का मान किन पर निर्भर करता है। छोटा प्रश्न, लेकिन पूछा जा सकता है क्या 2 नंबर का कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में धारा का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप और हम सारे जानते हैं कि कोई भी डिवाइस होगा, कोई भी सिस्टम होगा, वह जिनसे मिलके बना होगा उन सभी पार्ट्स का उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में धारा का मान किस पर निर्भर करेगा, तो जिनसे ये बना है उन इकाइयों के आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आपको कहना है कि कुंडली में फेरों की संख्या, आप याद रख लेना, कुंडली में यानी एसी जनित्र में धारा का मान, एसी जनित्र में धारा का मान। तो सबसे पहले कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा स्टूडेंट, कुंडली का क्षेत्रफल है वह कितना है। ये जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल कितना है, इस कुंडली के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तीसरा स्टूडेंट, तीसरा जो निर्भरता है वह इस चुंबक जो लगा हुआ है स्टूडेंट, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा जो वैल्यू है वह निर्भर करेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, यानी ये महत्वपूर्ण वह कारक है जिन पर इसका मान जो है वह निर्भर करता है। और अंतिम है घूर्णन वेग, कुंडली किस स्पीड से घूर्णन कर रही है, घूर्णन वेग। तो स्टूडेंट, इन 4 पॉइंटों को आप विशेष करके देख लें। पूछा है बोर्ड में कि एसी जनित्र में धारा का मान किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और घूर्णन वेग, इन पर निर्भर करता है। तो ये था विद्युत धारा जनित्र की परिभाषा, प्रकार, बनावट, सिद्धांत, प्रमुख भाग और दोनों के बीच में डिफरेंस, और एसी जनित्र में धारा की वैल्यू की डिपेंडेंट फैक्टर्स। थैंक्स।